पापा आ जाइए, नाश्ता रेडी है। अरे वाह, वैसे आज नाश्ता किसने बनाया है? हर्ष बाबा ने ही बनाया है साहब। मैंने कितनी बार बोला लेकिन हर्ष बाबा मानते कहाँ हैं। आप हंस रहे हैं साहब। घर के सारे कामों के लिए तो आप मुझे पगार देते हो, पर नाश्ता तो रोज हर्ष बाबा ही बना देते हैं। ये किसी दिन मेरी पगार कटवा कर ही मानेंगे। कांता काकी, कोई आपकी पगार नहीं काटेगा, वो तो मैं बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही बाबा? मेरे हाथ का खाना आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? ना ना कांता काकी, वैसी बात नहीं है। बस जब मैं किचन में नाश्ता बनाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथ खड़ी हुई है और वो मुझे बता रही है कि नमक कितना डालना है, पराठे कितने सेकने, बस इसलिए मुझे वो सब करना अच्छा लगता है। हर्ष की बात सुनकर सब एकदम खामोश हो गए। दरअसल हर्ष जब 10वीं क्लास में था तभी उसकी माँ राधा का निधन हो गया था। हर्ष अपनी माँ के साथ रोज किचन में नाश्ता बनाने में उनकी मदद करता था। सेठ मोतीलाल और हर्ष को यूं दुखी देखकर कांता ने कहा, पता नहीं वो कौन सी भाग्यवान लड़की होगी जिसकी शादी अपने हर्ष बाबा से होगी। अरे एकदम हीरा है अपने हर्ष बाबा तो। हाँ कांता काकी, ऐसा है क्या? तो एक काम करो ना, आप ही मुझसे शादी कर लो। हर्ष की बात सुनकर सेठ मोतीलाल और कांता की हंसी छूट गई। हर्ष था ही ऐसा, बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी और हंसमुख। सेठ मोतीलाल को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। सबने मिलकर अच्छे से नाश्ता किया और फिर, अच्छा पापा, अब मैं चलता हूँ। आज मुंबई से एक पार्टी आ रही है, अगर बात बन गई तो बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। तुमने हमें कभी निराश किया है क्या जो आज करोगे? खूब तरक्की करो मेरे बच्चे। हर्ष मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कांता ने सेठ मोतीलाल की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, सेठ जी, अपने हर्ष बाबा बड़े हो गए हैं, उनकी शादी के बारे में आपने कुछ सोचा या नहीं? हाँ कांता, बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अरे आपको क्या सोचना, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा, संस्कारी है, आज्ञाकारी है और सबसे बड़ी बात, कितना प्यार करता है वो सबको। नहीं कांता, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर्ष के पूरी तरह से लायक बहू मिले, वरना धन दौलत देखकर तो रिश्ते वालों की लाइन लगी है हर्ष के लिए। पर सेठ जी, ऐसी लड़की आपको मिलेगी कहाँ? कहीं तो होगी। खैर एक काम करो कांता, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं जरा बैंक जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। सेठ मोतीलाल नहा धोकर तैयार हो गए और फिर बैंक पहुंचे। बूढ़े मोतीलाल बैंक में धीरे धीरे चल रहे थे, तभी अचानक उनका पैर एक मेज से टकराया और वो बस गिरने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक लड़की ने उन्हें सहारा देकर संभाल लिया। मोतीलाल ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो बस देखते ही रह गए। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और बिल्कुल सादे लिबास में थी। आप ठीक तो है ना सर? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वैसे आप यहाँ कुछ काम से आई हैं? नहीं सर, मेरा नाम पायल है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। आप मुझे बताइए आपको क्या काम है? अच्छा 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 बेटी, ये 2 लाख रुपए हैं, इन्हें अकाउंट में जमा कराना था। ओके सर, मैं फॉर्म भरकर डिपॉजिट कराकर आपको स्लिप देती हूँ। मोतीलाल उस लड़की को बस देखे ही जा रहे थे। उसके बात करने का तरीका और संस्कार मोतीलाल को बहुत ही भा गए थे। थोड़ी देर बाद, अच्छा बेटी, सॉरी, क्या नाम बताया था आपने अपना? कोई बात नहीं सर, मेरा नाम पायल है, पर आप मुझे बेटी भी बोल सकते हैं। मोतीलाल ने पायल के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और वहां से चले गए। मोतीलाल को पायल पसंद आ गई थी। वो चाहते थे कि हर्ष की शादी पायल से हो जाए। फिर उसी शाम, हाँ भाई हर्ष, एक बात तो बताओ। जी पापा। अरे कोई लड़की वड़की देखी हो तो बताओ यार, वरना फिर हम ही देखें कहीं। पापा बिजनेस में इतना घुस गया कि कहीं और देख ही नहीं पाया। आप ही देख लीजिए, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। उस रात मोतीलाल ठीक से सोए नहीं। वो अपना दिमाग दौड़ाते रहे। अगले दिन वो फिर से जानबूझकर बैंक गए और पायल से फिर 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। और ठीक इसी तरह अब हफ्ते में 2-3 बार मोतीलाल सिर्फ पायल से मिलने और उसे जानने के लिए बैंक जाते रहे। फिर एक दिन, बेटी पायल, जी सर? एक बात पूछूं? अब मेरी उम्र हो रही है, मैं बार बार बैंक नहीं आ सकता, तो अगर मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं तो तुम वहां से कैश कलेक्ट कर लोगी? अब सर, मुझे मेरे ब्रांच मैनेजर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो हाँ कर दे तो तुम सोमवार को आ जाना। ये लो, ये मेरा एड्रेस है। मोतीलाल ने पायल को अपना कार्ड देते हुए कहा। उधर पायल ने मैनेजर से इस बारे में बात की। हाँ क्यों नहीं, मोतीलाल जी हमारे बहुत पुराने और एस्टीम्ड कस्टमर है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे आदमी है, तुम उनके घर चली जाना। ठीक 2 दिन बाद पायल मोतीलाल के घर पहुंच गई। उसे आता देख कांता फौरन जाकर छुप गई और उसने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। उधर मोतीलाल सोफे पर बेहोश पड़े थे। जैसे ही पायल ने मोतीलाल को बेहोश देखा वो घबरा गई, पर तभी उसकी नजर सोफे के बगल में रखे ढेर सारे कैश पर गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर को मदद की जरूरत है और ये इतना सारा कैश यहाँ ऐसे ही रखा है। क्या करूं अब? कोई है? कोई मदद करो प्लीज, सर की जान खतरे में है। कोई है क्या? इत्तेफाक से वहां अचानक हर्ष आ गया और पायल को देखकर चौंक गया। आप कौन है? वो छोड़िए, इन्हें देखिए। अपने पापा को बेहोश देखकर हर्ष भी परेशान हो गया और फिर, पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इन्हें उठाने में। जी, पर पहले आप ये पैसे पकड़िए, ये आपके पापा के सोफे के बगल में रखे हुए थे। पायल ने सारे पैसे हर्ष को थमा दिए और ये देखते ही मोतीलाल उठ खड़े हुए और तभी किचन से कांता भी बाहर निकल आई। क्यों, कहा था ना कांता कि पायल सबसे अलग है। मैं कुछ समझी नहीं सर। पायल इससे पहले कुछ और कहती, उससे पहले ही कांता बोल पड़ी। पायल बिटिया, सेठ जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, मेरे ही कहने पर उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली। सच में मानना पड़ेगा, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही समझदार भी हो।
हमारे हर्ष बाबा के लिए हर तरह लायक हो तुम। ये सुनकर पायल ने हर्ष को देखा और मुस्कुराकर वहां से चली गई। फिर अगले दिन पायल के घर पर। हम बहुत गरीब लोग हैं सेठ जी, पायल के अलावा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए भाई साहब, हमें पायल के सिवाय और कुछ चाहिए भी नहीं, आप उसका कन्यादान कर दीजिए, यही हम पर उपकार है। पर्दे की ओट में खड़ी पायल ये सुनकर खुश हो रही थी और सोफे पर बैठा हर्ष का चेहरा भी खिला हुआ था और दरवाजे पर कान लगाए मोहल्ले के लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर एक गरीब के घर इतने अमीर घर का रिश्ता आया कैसे। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अर्चना है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है, ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ, आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर, आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो,
रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती है, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे, पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है।